देखो ठीक है, और मैंने बताया V इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ रिमेन्स कांस्टेंट, यानी V इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो म्यू मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V था, तो साथ साथ ये लैम्डा के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। दैट मीन्स अगर ये फॉर्मूला था तो ये फॉर्मूला भी होगा। ठीक, प्रोवाइडेड इन दोनों में क्या कंडीशन है, एफ क्या होनी चाहिए, और कब कांस्टेंट होती है, व्हेन लाइट changes its medium, f does not change। तो कहने का मतलब पैरामेट्रिक चीजें देखें, अगर हम μ1 μ2, इसमें स्पीड ऑफ लाइट v1 है, वेवलेंथ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी f है, ये v2 है, लैम्डा 2 है, लेकिन फ्रीक्वेंसी यहाँ पे भी f है। नोट करें। डन सर। हो गया। आगे लिखें कॉशीज फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कॉशीज फॉर्मूला, कॉशीज फॉर्मूला, काशी नहीं लिखना, काशी नहीं लिखना आपने, काउचीज। काउचीज पढ़ते कॉशीज हैं, लिखते काउचीज हैं, पता नहीं ये क्या चीज है, वल्ला ये क्या चीज है आपको नहीं पता। ठीक है, ये जनरल रिलेशन है किसी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का, where A and B are Cauchy's constant। बोलो ठीक है। हाँ सर। दिस इज कॉल्ड काउचीज फॉर्मूला। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, ये सब भी मतलब म्यू को मैं इतना लंबा पढ़ा रहा हूं, सोचो म्यू बहुत जरूरी है समझना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग या अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने के लिए क्या क्या पॉइंट्स हैं वो देखो। पहला, refractive index depend on the nature of the media। ठीक, इसके आगे लिखो सेकंड पॉइंट में, इफ मीडियम इज हैविंग हाई डेंसिटी इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आल्सो बी हाई। रो क्या है, जो डेंसिटी पढ़ते हो ना, मास अपॉन वॉल्यूम, तो कोई दो मीडियम है तो उनका μ1 बाई μ2 उनकी डेंसिटीज के रेशियो के उसमें आ जाएगा। चलो एक बात बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, कोई बताएगा?
कम हो जाएगी। कम होती है। अब लिखो, अगर डेंसिटी कम होगी तो म्यू भी फिर कम होगा। तो लिखो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, अगला पॉइंट है ये, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस। लेकिन वाटर के केस में एक्सेप्शन क्या है? 0 to 4 डिग्री सेल्सियस अगर हम बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो इस केस में यहाँ पे रो बढ़ती है, तो इस केस में म्यू भी बढ़ता है। ये इसका वाटर का एनामोलस बिहेवियर है। क्या है? सिर्फ एनामोलस वाटर फ्लो। के लिए है। वाटर का एक आपने एनामोलस बिहेवियर पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, नहीं तो थर्मोडायनामिक्स में जब कैलोरीमेट्री खत्म करूंगा तब मैं भी पढ़ाऊंगा कि वाटर का एक्सपांशन जो होता है वो एनामोलस होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, यानी 4 के बाद घटती है। तो 0 से 4 तक बढ़ती है डेंसिटी, डेंसिटी बढ़ती है तो म्यू भी बढ़ता है। तो वैसे तो रिलेशन है μ1 बाई μ2 इज T2 बाई T1, लेकिन वाटर के लिए 4 डिग्री सेल्सियस तक ये वाली बात उल्टी हो जाती है, उल्टी। ठीक, यानी रिवर्स। फिर मिनिमम जो म्यू होता है वो वैक्यूम या एयर का होता है, वो 1 होता है। मैक्सिमम जो म्यू होता है वो डायमंड का होता है, अब तक के नॉन मीडियम से में वो 2.46 होता है। प्रैक्टिकली ये होता है। हो गया सर। ठीक है, ये है अपना ये। और इसके बाद लिखो अ मीडियम हैविंग ग्रेटर म्यू इज कॉल्ड एज डेंसर मीडियम। अ मीडियम हैविंग ग्रेटर वैल्यू ऑफ म्यू is called as denser medium, whereas a medium having rarer मतलब smaller value of mu, smaller value of mu is known as rarer medium, rarer medium। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। What is the value of 1 mu2 into 2 mu3 into 3 mu1? What is the value of this? सॉल्व करो।
1. कुछ भी नहीं करना है, इनके एक्सप्रेशन खोल खोल के लिख दो। तो ये हो जाएगा μ2 बाई μ1 इंटू ये हो जाएगा μ3 बाई μ2 इंटू ये हो जाएगा μ1 बाई μ3, दैट इज 2 से 2, 1 से 1, 3 से 3, दिस वैल्यू। इसके ऊपर बेस्ड होता है रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। आप बोलोगे कैसे सर, बता दूंगा मैं। बिलिटी ऑफ लाइट नहीं, लाइट रे। जब रे हो जाती है तो ये रे ऑप्टिक्स हो जाती है, और रे ऑप्टिक्स हो जाती है तो पार्टिकल नेचर से गवर्न होती है। छोटी छोटी बातें, पार्टिकल नेचर से तब ये गवर्न होने लगती है। जब पार्टिकल नेचर से गवर्न होती है तो फिर हम वेव नेचर को नहीं सोचते, इसलिए मैंने लाइट रे लिखा, लाइट नहीं लिखा। लाइट लिखना मतलब उसका डुअल नेचर कंसीडर करना होता है, लाइट रे लिखना मतलब पार्टिकल नेचर। समझ आ रहा है क्या? यस सर। हाँ सर। अब इसको चलो हम लोग देखते हैं। तो लिखो, एक हेडिंग डालो, रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल ट्रांसपेरेंट मीडियम्स। लिखो रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल ट्रांसपेरेंट मीडियम्स। पैरेलल ट्रांसपेरेंट मीडियम। इधर ध्यान से देखना, ऑब्जर्व करना। देखो, मान लो बहुत सारे पैरेलल ट्रांसपेरेंट मीडियम्स हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, इसका है μ2, इसका है μ3, इसका है μ4 और इसका है μ5। ठीक, ये सारे के सारे पैरेलल हैं। अब लाइट रे मान लो एक लाइट रे यहां से आती, इधर एयर है, ऊपर भी एयर है, और बीच में ये है। और ऑर्डर, चलो ऑर्डर ले लेते हैं। μ1 इज ग्रेटर देन μ2 इज ग्रेटर देन, ऐसा चल रहा है। यानी सबसे बड़ा तो μ1 ही है। जब लाइट जाएगी तो थोड़ा सा μ1 बड़ा है एयर से, तो थोड़ा सा बेंड हो जाएगी। इसके बाद फिर μ2 छोटा है तो नॉर्मल की, μ2 छोटा है तो ये और बेंड हो जाएगी। देखो 1 छोटा है, μ1 1 से एयर का 1 है, तो थोड़ा सा क्लोज हो जाएगी, यस लाइक दिस। फिर जो μ2 है वो छोटा है तो दूर हट जाएगी, फिर μ3 और छोटा है तो और दूर हट जाएगी। ठीक, ठीक। फिर μ4 से और दूर हट जाएगी, फिर μ5 में ये और दूर हट जाएगी, फिर μ1 में, μ1 बड़ा है μ5 से, μ1 बड़ा है μ एयर से, और μ5 भी बड़ा है, μ5 इज लेस देन। चलो μ5 तक ही अभी कर लेते हैं,
ठीक, अभी यहाँ तक कर लेते हैं, आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए तो ये क्या हो रहा है। ठीक, ये लाइट रे कंटिन्यूअस हर बार रिफ्लेक्शन के बाद बेंड होती चली जा रही है। यहाँ आपको थोड़ी सीधी लग रही होगी, ये सही है। तो देखो अब अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाना शुरू करता हूं तो स्नेल्स लॉ देखो कैसे लगना शुरू होगा। यहां से देखो, इधर से आएगा, ये एंगल अपन थीटा मानते हैं, ये एंगल हम मानेंगे I1, तो ये भी हो जाएगा I1। ये मानेंगे मीडियम 1 के हिसाब से, इसको मानेंगे I2, तो ये भी हो जाएगा I2, मतलब मीडियम के हिसाब से मान रहे हैं। ये I3, ये भी I3, ये I4, ये भी I4, ये I5, ये भी I5। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ, इसमें एक डायरेक्ट रिजल्ट आ रहा है बहुत बढ़िया सा, समझना। अगर मैं यहां से शुरू करूं नीचे से, तो 1 sin थीटा, और आपसे ये एंगल पूछ सकता है कि ये कितना होगा, एंगल अल्फा कितना होगा। 1 sin थीटा की वैल्यू क्या, μ1 sin I1 लिख सकता हूं, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। फिर यहाँ और यहाँ पे सेकंड वाले पे देखो, अभी यहाँ पे स्नेल लॉ लगाया, अब यहाँ पे लगा रहे हैं, और μ1 sin I1 को μ2 sin I2 लिख सकता हूँ क्या, हाँ सर। बोलो लिख सकता हूँ कि नहीं। सिमिलरली μ2 sin I2, अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, को मैं μ3 sin I3 लिख सकता हूँ। सिमिलरली μ3 sin I3 को मैं μ4 sin I4 लिख सकता हूँ, और μ4 sin I4 को मैं μ5 और μ5 sin I5 को, फिर ये एयर में चला गया, 1 sin अल्फा लिख सकता हूँ। ये सारे रिजल्ट लिख सकता हूँ कि नहीं। यस सर। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, पैरेलल मीडियम्स हैं इसलिए। लिख सकते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, अब देखना क्या रिजल्ट आता है। ये इसके बराबर और ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, देखो ना, फिर ये इसके बराबर, फिर ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, यानी ये सब आपस में बराबर है या नहीं। तो मैं कोई भी दो पिक कर लेता हूं, चलो मैं फर्स्ट और लास्ट पिक कर लेता हूं, सीधे मैं बीच के सारे हटा देता हूं, यानी इसका मतलब आ गया थीटा इक्वल टू अल्फा। अगर मैं ये वाला और ये वाला पिक करता हूं, ध्यान से सुनना, इनको इक्वेट करता हूं कि सब आपस में इक्वल है, मैं किन्हीं भी दो को इक्वेट कर सकता हूं। अगर मैंने चुन लिया, अब एक बात बताओ, इफ μ1 μ5 इक्वल हो जाए तो बताओ इसका रिजल्ट आएगा कि I1 भी I5 के इक्वल हो जाएगा, बोलो हो जाएगा कि नहीं। हाँ। अरे यार बोलो। हाँ सर। और या फिर और I1 I5 के इक्वल हो जाए तो इसका मतलब हो जाएगा μ1 μ5 के इक्वल हो जाएगा, बोलो हो जाएगा कि नहीं। यस सर। समझ गए। इसका मतलब जिन दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपस में समान होंगे, सेम होंगे, तो उनके एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमरजेंस भी सेम होंगे। ये बात समझ आई या नहीं आई। यस सर। हाँ क्या सर। कंडीशन आई, पैरेलल
पैरेलल ट्रांसपेरेंट मीडियम में अगर किन्हीं दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, ध्यान से देखो, यहाँ एयर था और टॉप पे भी एयर था, तो थीटा और अल्फा सेम आ गए या नहीं आ गए इस रिजल्ट से, क्योंकि 1 और 1 थे। तो अगर किन्हीं दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा तो उनके एंगल सेम हो जाएंगे, और अगर उनके एंगल सेम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाएगा। बोलो क्लियर है? हाँ सर क्लियर। यहां तक नोट करो। और साथ साथ ये वाली रे और जो आखिरी में रे निकलेगी वो पैरेलल ये होगी, ये और ये, जिनके दोनों की कंडीशन लग जाएंगी उनकी रेज आपस में पैरेलल भी होंगी। अभी मैं एक क्वेश्चन करके बताऊंगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकता है वो मुझे। नहीं है तो आगे कंटिन्यू करें। यस सर। चलो एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है पर इसका आंसर नहीं दे पाते लोग। कहते हैं इसमें कुछ दिया ही नहीं है, मैं क्यों आंसर दूं, मेरे से तो नहीं हो पाएगा आंसर। देखो कैसा क्वेश्चन आया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ये इधर एक मीडियम है μ1, इसका म्यू ग्लास और इसका है μ1, या मैं क्यों बताऊं कि ये ग्लास है, ये म्यू है। एक लाइट रे गई, 30 डिग्री का एंगल बनाया, फिर ये इधर गई, ये एंगल अल्फा है। तो इसमें पूछा गया है, ऑप्शंस है अल्फा 30 डिग्री, म्यू इज ग्रेटर देन μ1, अल्फा 60 डिग्री, म्यू इज लेस देन μ1, अल्फा 30 डिग्री, म्यू इज लेस देन μ1, अल्फा 60 डिग्री, म्यू इज greater than. The diagram is there. नॉर्मल 1 नॉर्मल। अब ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप कर दोगे। क्या सही आंसर है इसका? हेलो, यस सर। कौन सा सही आंसर यस है? सर। देखो इधर ध्यान से, पैरेलल ग्लास स्लैब है ये वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये वाले मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है,
तो उनके नॉर्मल से एंगल भी बराबर है अगर नॉर्मल पैरेलल है। तो देखो N1 एंड N2 आर पैरेलल, कंडीशन मैच हो गई। ये 30 और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वापस भी कहाँ गई, μ1 में चली भी कहाँ थे, μ1 से। तो 30 डिग्री अल्फा, 30 डिग्री अल्फा, तो अल्फा कितना आ गया 30 डिग्री। एग्री करते हो कि नहीं? अल्फा sir. कितना आ Yes, गया sir. 30 डिग्री आ गया। अब इधर देखो, ये लाइट रे का डायग्राम हमें बता रहा है, ये रे इधर जा रही थी, तो ये वाली रे नॉर्मल के क्लोज आई है, ठीक है, आई है कि नहीं? अरे आप ये देखो, Yes, sir. क्लोज आई है तो ये बड़ा होगा, यानी म्यू इज ग्रेटर देन। इसमें कुछ भी डेटा दिया नहीं था और फिर भी क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिया। बोलो सही है? Okay, sir. Yes, sir. तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ? फर्स्ट वाला। ऐसे चुन्नू चुन्नू से क्वेश्चन गलत कराते हैं बच्चे, जो कि होने नहीं चाहिए। चलो अब अगर मैं बोल दूं कि ये एंगल, कि मैं ये बोल दूं कि मुझे ये एंगल चाहिए आर, आर और 30 सेम नहीं होगा, याद रखना, अल्फा और 30 सेम है क्योंकि इसका म्यू है और म्यू की वैल्यू है √2 और μ1 की वैल्यू है 1। तो आप क्या लगा देंगे इस जगह पे? स्नेल का लॉ। तो स्नेल का लॉ होगा 1 sin 30 म्यू sin r, म्यू की वैल्यू कितनी दी है √2, sin 30 1/2, ये हो गया √2, ये हो गया sin r, sin r आ गया 1/2 √2, r की वैल्यू आ गई sin इनवर्स। अगर इसमें आपसे r पूछता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे देता है तो भी कर लें, इसको भी नोट कर लें। कोई दिक्कत यहां तक? No, sir. No, sir. ठीक है, चलो तो ये हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे इमेज शिफ्ट ड्यू टू रिफ्रैक्शन बाय प्लेन सरफेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इमेज शिफ्ट ड्यू टू रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, ये सब जो बुक में तरीकों से बताया जाता था या आज तक बताया जाता रहा है, मुझे लगता है उससे एक लेवल ऊपर चलना चाहिए हमें। देखो हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिक्स को बहुत फील करते हैं, 15-15 केसेस क्वेश्चन करते हैं उसके ऊपर, और इसमें थ्योरी बता के निकल लेने की कोशिश होती है सबकी, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, थर्मो। क्यों होती है, कभी सोचा? दो रीजन है, बहुत सारों को तो खुद को नहीं क्लियर है, और जिनको क्लियर है उनके ऊपर प्रेशर है ब्रांड्स का कि भैया जनवरी में सिलेबस कराना, जून में सिलेबस कराना, अप्रैल में कराना। वो बेचारा इसी में लगा रहता, सिलेबस कराना है तो क्या होगा। अबे सिलेबस तुमको करना है तो अलग बात है, लिख लो कर लो, जैसा भी चाहो वैसा लिख लो। बच्चों को कराना है तो अलग बात होती है, बहुत अलग बात होती है। अब शिफ्ट होती क्यों है, अब देखो समझो जरा।
तुम अभी जहां पे भी बैठे हो कमरे में, जहां पे भी किसी भी चीज को रख लो, एक ऑब्जेक्ट को रख लो, मान लो मैं इसको रख लेता हूँ अपने आंखों के सामने, ठीक, एक इंक बॉटल है, चाय की, ये देख लो, गलत ना समझो, ठीक, तो मैं इसको अपनी आंखों के सामने रख रहा हूं, तो इस समय मेरी और इसके बीच की जो ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस है वो ही मैं देख भी पा रहा हूं, वही ऑप्टिकल डिस्टेंस भी है, समझना बात। ये ऑब्जेक्ट, इसके और मेरे बीच में जो ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस है वही रियल में ऑप्टिकल डिस्टेंस भी है, मतलब मेरी आंखों को भी ये उतनी ही दूर प्रतीत हो रही है, ठीक है, फील हो रही है, जितनी दूर ये एक्चुअली में मेरी आंख से है। लेकिन अगर ये बॉटल किसी अलग मीडियम में हो जाए, मेरी आंख किसी अलग मीडियम में हो जाए, तो ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस और ऑप्टिकल डिस्टेंस में डिफरेंस आना तय है। बोलो आप समझ रहे हो या नहीं इस बात को? Yes, Yes, sir. sir. ऑप्टिकल मीडियम और ज्योमेट्रिकल मीडियम में डिफरेंस आना बच्चों तय है। कब तय है? जब ये दोनों चीजें, मीडियम वाला और ऑब्जर्वर की आंख और ऑब्जेक्ट अलग अलग मीडियम में हो जाए। तो देखो, अगर किसी की आंख और उससे एक ऑब्जेक्ट both lie in same medium, तो ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस एंड ऑप्टिकल डिस्टेंस इज इक्वल, d geometrical is equal to d optical. Optical distance or geometrical distance will be same if both observer's eye and object are in same medium। तो सबसे पहले तो ये समझे कि वो शिफ्ट होती क्यों है। पक्का इसलिए होती होगी कि आंख और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग मीडियम में होते होंगे, तब पक्का ज्योमेट्रिकल लेंथ जितनी दिखाई देती होगी ऑप्टिकल लेंथ उतनी नहीं दिखाई देती होगी। ठीक, अगर ये लेंथ कुछ है L, रियल में ये L है एक्चुअल में, तो इस केस में ये L ही रहेगी। वेदर ये वाटर में हो तो दोनों वाटर में हो, एयर में हो दोनों एयर में हो, ठीक, मतलब कहने का अगर इस पूरा सिस्टम को पानी में डुबा दो दोनों चीजों को तो एल ही दिखेगी, ठीक, एल ही होगी भी और एल ही दिखेगी भी। और अगर आप इस पूरे सिस्टम को एयर में ले जाओगे तब भी एल दिखेगी। दिक्कत तब आएगी जब कोई एक चीज एयर में होगी दूसरी चीज वाटर में होगी। दिस इज द मेन प्रॉब्लमैटिक थिंग। समझ रहे हो आप इस चीज को? yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. यार बताओ Yes, अगर sir. समझ पा रहे हो तो। ठीक, तो इसको तो नोट करो जल्दी से। नोट कर लिया? हाँ सर। Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब देखो, अब दिक्कत कहां आती है। क्यों शिफ्टिंग दिखती है?
मैं बिल्कुल भी आपको फॉर्मूला नहीं रटवाऊंगा, बताऊंगा आखिरी में काम उन्हीं फॉर्मूले से होगा, लेकिन उसको रटने से बहुत गलतियां होती, समझने से बहुत आसान होता है। मान लेते हैं इसकी जो ज्योमेट्रिकल लेंथ है वो 2l है, तो आधी इधर हो गई ज्योमेट्रिकल, नॉट ऑप्टिकल, और इस वेसल में भरा है वाटर। water, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डब्ल्यू है, जो कि अभी लिख भी लो, म्यू डब्ल्यू जो होता है वो 4/3 होता है, और इधर है एयर। अब बताओ, क्या आंख को उस बॉक्स को जो देख रही है वो 2l पे दिखेगा? नहीं। no sir, नहीं दिखेगा। अगर ये बॉक्स बाहर यहां होता तो वो एल पे दिखता, लेकिन अब ये जो ये वाली एल है ये उसे कुछ और दिखेगी, उसे कुछ और दिखेगी। ठीक, और ये होता क्यों है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, इस बॉक्स से जो रेज जाएंगी ऐसे, यहाँ पे एक नॉर्मल आएगा, ठीक, अब ये है 4/3 और ये है 1। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना यहाँ पे। तो बताओ 1 क्या है? 1 तो रेयरर हो गया, बोलो हो गया। यस हाँ सर। सर। ये sir, डेंसर हो गया, तो ये क्या करेगा, नॉर्मल से थोड़ा सा अवे हट जाएगा। ये रे थोड़ी सी ऐसी आ जाएगी, बोलो आएगी या नहीं? हाँ सर। तो जब ये आंख को रिसीव होगी, मतलब ये जो मैंने बनाई है बहुत दूर बनाई है, वो वैसा नहीं, पैरेक्सियल होता है सारा, सब कुछ इस लाइन टू लाइन ज्वाइनिंग, मतलब आंख पे पड़ रही है ये रे। आंख बहुत बड़ी है समझ लो इनके कंपैरिजन में। तो जब इसको हम इसे मिलाएंगे डैश डैश करके, तो ये ऑब्जेक्ट जो ओ पे दिख रहा था वो एक्चुअली इस आंख को यहां दिखेगा, ओ डैश पे। तो एल तो देखो नहीं चेंज होगी, एल क्योंकि वो तो आंख अपने मीडियम में ही देख रही, पहले भी वो नहीं चेंज हुई थी। 2l में से चेंज होने वाला पार्ट कौन सा है? जो वाटर के अंदर एल है, समझ रहे हो या नहीं? हाँ सर। सर ठीक है, अब ये आंख जो रे रिसीव करेगी वो तो इस ऑब्जेक्ट से आ रही होगी, तो इस एल के बाद ये एक्स और निकालना है हमें। तो जो पहले ज्योमेट्रिकली अभी कितना था, ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस कितना था? 2l था, बोलो था कि नहीं? ऑप्टिकल डिस्टेंस हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, एल प्लस एक्स बिटवीन आई एंड बॉक्स। ये बात मानते हो कि नहीं? हाँ सर, ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस Yes, sir. 2l, ऑप्टिकल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? l प्लस एक्स। ठीक, अब हमें ये x निकालना है। क्या निकालना है? x निकालना है। X. x का फंडा